हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्भय पल्स। मैं निर्भय आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। बिहार एसपीडी कंप्लीट एसपीडी पढ़ेंगे हम लोग, जो कि जनवरी 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक होगा। और एसपीडी का जो फर्स्ट चैप्टर है, टोटल 28 चैप्टर है, जिसको हम लोग 10 से 15 दिन में इसको समाप्त कर लेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है बिहार एक नज़र में, जिसके सबसे जो टॉप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे या सीरीज को कंटिन्यू करवाना हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। और क्लास कैसा लग रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम और वीडियो बना पाए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, बिहार शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई और इसका वास्तविक अर्थ क्या है? तो विहार शब्द से, जिसका अर्थ बौद्ध मठ होता है, तो बिहार शब्द जो है वो विहार विहार शब्द से बना हुआ, और विहार शब्द का मतलब क्या था? बौद्ध मठ। यहाँ देख सकते हैं आप, प्राचीन काल में इस पावन क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए बहुत सारे विहार स्थापित थे, जिसके कारण कालांतर में से पूरे क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। ये बिहार में जो है ना, वो बौद्ध भिक्षु रहते थे। ठीक है, और इसी के नाम पे बिहार का नाम बिहार पड़ गया। ठीक है, बिहार का अति प्राचीन नाम क्या है? प्राच्यया पूर्व देश। बिहार का जो अति प्राचीन नाम है वो, यहाँ आप देख सकते हैं, प्राच्यया पूर्व देश। ठीक है, मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार को किस गौरवशाली ऐतिहासिक नाम से जाना जाता था? मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार को मगध नाम से जाना जाता था। यहाँ पे आप लोग उत्तर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को 1x पे देखें, 2x पे ना देखें, तभी ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य के गठन की आधिकारिक घोषणा किस दिल्ली दरबार में और कब और किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का जवाब 12 दिसंबर 1911 को। सबसे पहले बिहार राज्य के गठन का घोषणा कब किया गया? 12 दिसंबर 1911 को। घोषणा का बात हो रहा है दोस्तों, बिहार राज्य के गठन की घोषणा। और ये ब्रिटिश सम्राट राजा जॉर्ज पंचम ने की थी, जॉर्ज पंचम ने की थी। ठीक है, अब बात है कि बंगाल से अलग होकर बिहार का गठन हुआ कब? घोषणा तो हो गया 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, और इसका गठन हुआ 22 मार्च 1912 को। उस समय के तत्कालीन बिहार में उड़ीसा भी शामिल था। ठीक है, और चूंकि 22 मार्च 1912 को गठन हुआ, तो इसी कारण हम लोग प्रतिवर्ष 22 मार्च को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का एक भारतीय राज्य के रूप में वास्तविक रूप से गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912। बिहार का एक भारतीय राज्य के रूप में वास्तविक रूप से गठन 1 अप्रैल 1912। ठीक है, तो ये सब माइनर डिफरेंस आप लोग ध्यान रखिएगा। घोषणा 12 दिसंबर 1911 को, गठन हो गया 22 मार्च 1912 को, और वास्तविक रूप से जो गठन है वो 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, तो अब हमारा बिहार जो है वो बंगाल से अलग हो चुका है, क्योंकि उस समय के बिहार में उड़ीसा भी था। तो बिहार से उड़ीसा को, अब ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से उड़ीसा को किस अधिनियम के तहत और किस तिथि को पूर्णतः अलग कर दिया गया था? इसका जवाब आप लोग बताइए। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 1 अप्रैल 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उसी के तहत 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। ठीक है, चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार के लगभग 46% भूभाग को विभाजित करके झारखंड राज्य का निर्माण कब किया गया था? तो झारखंड का जो निर्माण है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। यह भारत का 28वां राज्य बना था। ध्यान रखिएगा, 46% भूभाग कहाँ चला गया था? वो झारखंड में चला गया था। ठीक है, और ये 54% के अप्रोक्स जो है, जो अभी जिसको हम लोग बिहार कहते हैं, वहां पे रहा। ठीक है, ठीक है, आधुनिक बिहार का निर्माता होने का गौरव किस महान विभूति को प्राप्त है? तो ये विभू गौरव जो है वो डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा को बोला जाता है, ठीक है। आधुनिक बिहार का गौरव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बिहार की वर्तमान राजधानी पटना का संस्थापक किसे माना जाता है तथा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सूर्य वंश के प्रतापी शासक शेरशाह सूरी को 1541 में इसकी पुनर्स्थापना की थी, ठीक है। तो पटना का जो संस्थापक जो माना जाता है वो शेरशाह सूरी को। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। पटना का प्राचीन काल में क्या नाम विख्यात था? पटना का प्राचीन काल का नाम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, क्या नाम है? पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, पुष्पपुर एवं कुसुमपुर। पाटलिपुत्र, पुष्पपुर और कुसुमपुर, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राचीन पाटलिपुत्र शहर का वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश का कौन सा प्रतापी शासक था? तो जो वास्तविक संस्थापक था प्राचीन पाटलिपुत्र शहर का, वो हर्यक वंश का उदयन था, उदयन, अजातशत्रु का पुत्र, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग को तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार देखने को मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये सब प्रश्न तो हो चुके हैं हम लोग का। अगला प्रश्न ये रहा, बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है और इसकी सुंदर बनावट कैसी है? बिहार का जो राजकीय चिन्ह है, ये ध्यान रखिए, बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष। और इसकी सुंदर बनावट कैसी है? जो दो पारंपरिक स्वास्तिक चिन्हों के मध्य में सुशोभित है, दो स्वास्तिक चिन्हों के मध्य सुशोभित है, ठीक है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु और उसका प्रामाणिक वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो अभी का जो बिहार का राजकीय पशु है वो बैल है, बैल, ठीक है। वैज्ञानिक नाम इसका है तो होता है बोस इंडिसियस, इंडिकस, बोस इंडिकस, ठीक है। बैल का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। तो आप लोग को भी अगर किसी को बैल कहना हो तो उसे आप बोस इंडिकस कह सकते हैं, ठीक है, शायद बुरा ना लगे किसी को। पूर्व में रिछ था, जो इससे पहले जो राजकीय पशु था वो रिछ था। अगला प्रश्न, बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या है? राजकीय पक्षी गौरैया है, ठीक है। इससे पहले कौन था? इससे पहले नीलकंठ था। और गौरैया का वैज्ञानिक नाम पैसर डोमेस्टिकस, पैसर डोमेस्टिकस गौरैया का वैज्ञानिक नाम। बिहार का राजकीय पुष्प तथा राजकीय वृक्ष कौन कौन है? ये तो सिंपल सा बात है, राजकीय पुष्प पूछ रहा है और राजकीय वृक्ष पूछ रहा है, तो राजकीय पुष्प गेंदा और राजकीय वृक्ष पीपल। साइंटिफिक नेम जरूर याद रखिएगा आप लोग, खासकर जिनका बिहार स्पेशल एग्जाम्स हो। राजकीय पुष्प गेंदा, कैलेंडुला ऑफिस ऑफिसिनेलिस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स हो सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और पीपल का वैज्ञानिक नाम फिकस रिलीजियोसा, फिकस रिलीजियोसा, ठीक है। पीपल रिलीजियस से जुड़ा है, हम लोग के धर्म से उसका बहुत सारा चीज है जो जुड़ा हुआ है, इसलिए फिकस रिलीजियोसा, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा किस मछली को राजकीय मछली होने का गौरव प्राप्त है? वाह, देसी मांगुर मछली, मांगुर मछली, इसको राजकीय मछली होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम क्लेरियस बैटरेचस है और इसे 2008 में घोषित किया गया, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिहार का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? बिहार का राजकीय जलीय जीव तो ये है गांगे डॉल्फिन, मतलब गंगा डॉल्फिन जिसे कह सकते हैं, ठीक है। 2009 में इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी अंगीकार किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव है और बिहार का राजकीय जलीय जीव भी है, ठीक है। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, एक मिनट, ये पीडीएफ ज्यादा ऊपर चला गया है ये। आप लोग चैनल को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। ये पहला वीडियो है इसलिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे।
कुछ कुछ दिक्कत आ जाता है बीच बीच में, कोई बात नहीं, दिक्कत आना नॉर्मल है, हमारा काम है दिक्कत से निपटना। ठीक है, ठीक है। कहाँ तक कर लिए थे हम लोग? कहाँ तक कर लिए थे? गंगा डॉल्फिन, चलिए ठीक है। बिहार का राजकीय खेल कौन सा? इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पीडीएफ को। ठीक है। बिहार का राजकीय खेल कौन सा विख्यात है? तो बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। कौन सा है? कबड्डी। बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है। उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, ये तय बात है। बट द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू जो है, उसको द्वितीय राजकीय भाषा होने का दर्जा कब प्राप्त होते हैं? 1984। ठीक है, 1984। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिहार के राजकीय गीत मेरे भारत के कंठार के प्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार कौन है? मेरे भारत के कंठार, इसके गीतकार है श्री सत्यनारायण। कौन है? श्री सत्यनारायण। और संगीतकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया व शिव कुमार शर्मा। और शिव कुमार शर्मा दो है इसके संगीतकार, और गीतकार श्री सत्यनारायण। ठीक है, इसे मार्च 2012 में अपनाया गया है। हे भारत के कंठार बिहार का राजकीय गीत। बिहार की आधिकारिक राज्य प्रार्थना कौन सी है और इसके रचयिता कौन है? आधिकारिक राज्य प्रार्थना मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच कर, इसके लेखक एम आर चिश्ती है। एम आर चिश्ती। ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा राजनीतिक परिचय। ठीक, सॉरी दोस्तों। बिहार का विधानमंडल किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संचालित होता है? द्विसदनीय विधान परिषद एवं विधान सभा, जो कि आप लोग जानते हैं भारत के 6 स्टेट जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है। यूपी, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और एक आप लोग बताइएगा। ठीक है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75। अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए कुल सदस्य कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा 40, राज्यसभा है तो 16। ध्यान, लोकसभा 40, राज्यसभा 16। ठीक है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में अनुसूचित जाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित? अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट यानी कि एससी के लिए कुल 6 सीटें हैं। ठीक है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। गोपालपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को ये याद रखना है कि 6 सीटें आरक्षित है। ठीक है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? विधानसभा के ये था जो हमारा एससी के लिए 6 सीट, वो लोकसभा में जो कि 40 में 6 सीट, और ये विधानसभा 243 सीट जो है उसमें से एससी के लिए 38 सीट और एसटी के लिए 2 सीटें हैं, यानी कि टोटल 40 सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है। इसमें चूंकि एसटी में 2 ही सीट है तो ये आपसे पूछ सकता है बिहार के एग्जाम्स में, बिहार सीजीएल वगैरह में। ठीक है, कहाँ कहाँ की सीटें आरक्षित है? तो आरक्षित एसटी सीटें कटोरिया और मनिहारी। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस ऐतिहासिक तिथि को की गई थी? 3 फरवरी 1916। 3 फरवरी 1916। वर्तमान प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत बिहार में कुल कितने प्रमंडल और जिले विद्यमान हैं? अभी जो बिहार में 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। बिहार में अनुमंडल और ब्लॉक्स की संख्या, तो अनुमंडल 101, अनुमंडल 101, प्रखंडों की संख्या 534। ठीक है। तो ये सब आप लोगों को नॉर्मल से क्वेश्चन है जो कि याद होने ही चाहिए। ठीक है, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। बिहार राज्य में कुल कितने नगर निगम क्रियाशील है तथा एकमात्र महानगर कौन सा है? बिहार राज्य में कुल 19 नगर निगम है। ठीक है, ठीक है। बिहार का एकमात्र महानगर कौन है? तो एकमात्र महानगर पटना है। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिहार में नगर परिषदों और नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे बात है नगर परिषद और नगर पंचायत की। तो आप देख सकते हैं नगर परिषद 89, नगर पंचायत 156। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, 2011 की जनगणना सेंसस 2011। कुल गांव कितना है बिहार में? तो कुल गांव 45,103 गांव। ठीक है। बिहार में कुल ग्राम पंचायत, पुलिस थाना और पुलिस जिलों की संख्या कितनी है? ठीक है, पुलिस जिलों, बिहार में कुल ग्राम पंचायत 8,053। कितना? 8,053। पुलिस थाना कितना है? अप्रोक्स 1,380 से अधिक। ये सब आपको एक रफली सबकॉन्शियस माइंड में याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में अगर आ गए तो आपको ऑप्शन देख के ये याद आ जाएगा, हूबहू एग्जैक्ट आपको याद हो जाए
ऐसा शायद एक बार में बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो को बार बार देखिए या फिर आप पीडीएफ से रिवीजन कीजिए, ठीक है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, ओके। और पुलिस जिला 44, 40 सिविल और 4 रेलवे, ओके। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। भौगोलिक मानचित्र पर बिहार राज्य की संपूर्ण आकृति किस प्रकार दिखाई देती है? संपूर्ण आकृति एप्रोक्स आयताकार। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है और भारत के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 है और भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है और 12वां राज्य पे आता है बिहार, ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से संपूर्ण बिहार का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर, मात्र 444 वर्ग किलोमीटर, और पश्चिमी चंपारण 5,228। बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई और समुद्र तट से कुल दूरी कितनी आंकी गई? तो औसत ऊंचाई जो है ना समुद्र तट से वो है 173 फीट, अप्रोक्स 52.73 मीटर, तथा समुद्र तट से दूरी जो है वो लगभग 200 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई और पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483, ठीक है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार क्या था? यार इसको आप लोग खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 45 सेकंड, 27 डिग्री 31 मिनट 45 सेकंड, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। और देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक, ठीक है। तो इसको आप लोग बार बार देखिए, ये खास तौर पे जो अभी क्वेश्चन पढ़े हैं जितने हम लोग, उसमें ये खास तौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ऑप्शन में एक दो इधर उधर करके कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को आप लोग खास तौर पे याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि ये क्लास आपको कैसा लगा, या और कुछ क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए सुधार, ये भी बता सकते हैं, ठीक है। मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। कोपेन के अनुसार उत्तर और दक्षिण बिहार की जलवायु का संकेत क्या है? कोपेन के अनुसार उत्तर और दक्षिण बिहार की जलवायु, उत्तर बिहार CWG तथा दक्षिण बिहार AW, सामान्य जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। सामान्य जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। जो उत्तर बिहार को CWG से डिनोट किया था, दक्षिण बिहार को AW से। और सामान्य जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। बिहार में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा का पैमाना क्या है? लगभग 110 से 120 सेंटीमीटर, ठीक है, लगभग। बिहार का वो कौन सा जिला विशिष्ट सबसे गर्म और सबसे ठंडा दोनों ही दर्ज किया? गया जी। ये नया नाम बिहार का, जो इसका पुराना नाम गया था, नया नाम गया जी कर दिया, गया जी कर दिया गया है। बिहार का वो कौन सा जिला है सबसे गर्म सबसे ठंडा दोनों का दर्ज है रिकॉर्ड इसका नाम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक न्यूनतम किशनगंज, ठीक है, किशनगंज। और सर्वाधिक सॉरी 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 सर्वाधिक वर्षा वाला किशनगंज और न्यूनतम वर्षा वाला औरंगाबाद, ठीक है। किशनगंज में चाय पत्ती भी सबसे अधिक बिहार में होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए। अगला, बिहार की चौहद्दी और भौगोलिक सीमा। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में यहाँ पे झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बिहार की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों की सीमा है तथा कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा? अंतर्राष्ट्रीय तो बस एक नेपाल है, ध्यान रखिए, ठीक है। 729 किलोमीटर ये साझा करता है नेपाल के साथ। और भारत के तीन राज्यों को टच करता है, ठीक है। और एक जो है ना उत्तर में नेपाल आ जाता है, ठीक है। बिहार के कुल कितने जिले उत्तर प्रदेश के राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो बिहार के कुल 8 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, ठीक है। बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा? नेपाल के साथ 7, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले, ठीक है। बस यही बात है। पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले, किशनगंज पूर्णिया कटिहार, और झारखंड के साथ 8 जिले। इसको थोड़ा समझिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। 3 नंबर आ रहा है, 3, 8 और 7। पश्चिम बंगाल के साथ 3, नेपाल के साथ 7, और झारखंड और किसके साथ? यूपी के साथ 8 जिला शेयर करता है, ठीक है। तो
पश्चिम बंगाल का 3 याद रखिए, ठीक। और नेपाल चूंकि विदेश है, और 3 आप लोग याद रखिए, पश्चिम बंगाल के साथ 3, ठीक। ठीक। और बच गया नेपाल, झारखंड, यूपी। तो नेपाल विदेश है, उसका वैल्यू थोड़ा कम है, इसलिए उसको 7। और बाकी जो बच गए बिहार के दोनों, सॉरी भारत के दोनों स्टेट, झारखंड और उत्तर प्रदेश, उसके साथ 8 जिले, नेपाल के साथ 7 जिले, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले, बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना की सीमा राज्य के कितने जिलों के संबंध सटी हुई है? पटना जो है ना, पटना वो 9 जिलों से सटता है। कितने जिले से? 9 जिलों से। बिहार की ये सब बहुत, बिहार एग्जाम जैसे बिहार सीजीएल या बिहार का कोई भी एग्जाम, उसके लिए सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार राज्य के सबसे सुदूर उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी जिले कौन से हैं? सबसे सुदूर मतलब सबसे दूर के, उत्तरी में सबसे सबसे उत्तर का जिला पश्चिम चंपारण, दक्षिण में गया, पश्चिम में कैमूर और पूर्व में किशनगंज। हिमालय पर्वत का हिस्सा सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के किस भौतिक क्षेत्र में है? हिमालय का हिस्सा पड़ता है सोमेश्वर पहाड़ी, ठीक है। और ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में। और ये जो सोमेश्वर पहाड़ी है वो हिमालय के किस श्रेणी में आता है? तो ये हिमालय के शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाँ, बिहार का मैदानी भाग में पुराने जलोढ़ मैदान और नवीन जलोढ़ मैदान क्या कहलाता है? पुराने को बंगर और नवीन जलोढ़ को खादर मृदा कहते हैं। ध्यान रखिए, पुराने जलोढ़ को बंगर और नवीन को खादर मृदा कहते हैं। मैदान में मुख्य रूप से कछारी जलोढ़ मृदा मिलती है, ठीक है। बिहार का कुल क्षेत्रफल बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत है। 68.8 लाख हेक्टेयर, 68.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र में दर्ज है, ठीक। ठीक। दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। अच्छा लगे बुरा लगे सब बताइए, क्या क्या और ऐड करूं, क्या क्या सुधार करूं, ये सारा चीज आप लोग प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में। बिहार के मध्य, अगला प्रश्न, बिहार के मध्य में पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होने वाली जीवन दायिनी प्रमुख नदी, पश्चिम से पूर्व, गंगा नदी। बिहार 445 किलोमीटर है, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक पटना जिले में 99 किलोमीटर, पटना जिले में ये अकेले 99 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। बिहार राज्य के कुल कितने जिले में गंगा नदी के पावन तट या किनारे थे? बिहार के कुल 12 जिले हैं जो गंगा नदी से सटे हुए हैं। बिहार में गंगा की सबसे लंबी और प्रमुख दक्षिणावर्ती सहायक नदी, दक्षिणावर्ती सहायक बोला कौन सा? दक्षिणावर्ती सहायक में सिर्फ सोन नदी आएगा। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ था? ये अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, मध्य प्रदेश में, ठीक। और ये गंगा से मिलता है मनेर, पटना में, ठीक है। मनेर, मनेर के विधायक कौन है? जो बिहार के स्टूडेंट है वो बता दीजिए कि मनेर से कौन विधायक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, बहुत ही अच्छे विधायक है बिहार के। हु इज द विधायक ऑफ मनेर, ठीक है। इसका जवाब आप लोग, जो भी लोग देख रहे हैं, वो जरूर बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार का शोक के नाम से किस नदी को जाना, इसका इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, दो बात है। बिहार का शोक, कोसी नदी को, किसको? कोसी नदी। इसको आप हमेशा कोस सकते हैं, ठीक है। बिहार का शोक, उद्गम गोसाई स्थान नेपाल, गोसाई स्थान नेपाल। मिलन कुर्सेला कटिहार बिहार, प्रवेश सुपौल, ठीक है। ये दे इसका उद्गम स्थान गोसाई स्थान नेपाल पड़ता है, ठीक है। और मंदिर विधायक जरूर बताइएगा आप लोग, आप लोगों का देखते हैं किनको किनको पता है, पता तो चले कितने लोग हैं जो जानते हैं मंदिर के विधायक को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, कहाँ गया? यही तो था, हाँ। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम यहाँ पे है, गायाजी डैम। किस ऐतिहासिक नदी पर निर्मित है? गायाजी डैम, फाल्गु नदी पर, ठीक है। फाल्गु नदी का ही अन्य नाम क्या है? निरंजना नदी। क्या है? निरंजना नदी। उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली 3 नदियां कौन सी? ओ माय गॉड, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद 3 नदी है जो कि प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ है तथा यह गंगा नदी से किस स्थान पर आकर मिलती है? उद्गम कैमूर की पहाड़ियों से होता है। कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ियों से होता है। और यह बक्सर जिले के चौसा के पास गंगा में मिलती है। बक्सर जिले के चौसा के पास गंगा में मिलती है, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिए क्लास को, नोट मत कीजिएगा क्लास, अभी सिर्फ सुनना है, ठीक है। पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा,
और अगर नोट्स कुछ खास फायदा है नहीं, पीडीएफ पढ़िए बार बार, कितना नोट्स बनाइएगा। गंडक नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तथा इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। यह वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है, ठीक है। गंडक नदी नेपाल में इसे सालग्रामी एवं नारायणी कहते हैं, सालग्रामी एवं नारायणी। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बूढ़ी गंडक, इसका उद्गम स्थल सोमेश्वर पहाड़ी पश्चिम चंपारण में है, जो कि सोमेश्वर पहाड़ी किस श्रेणी, हिमालय की किस श्रेणी का पहाड़ी है, शिवालिक श्रेणी का, अभी अभी पढ़ाए थे, ठीक है। इसके किनारे कौन कौन है, मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर है और खगड़िया बसी है। प्रसिद्ध त्रिवेणी नहर का निर्माण किसने करा है, सॉरी किस नदी पर किया गया, गंडक नदी पर पश्चिम चंपारण जिले में त्रिवेणी नहर, ठीक है, ठीक है। बिहार की वह महत्वाकांक्षी नदी घाटी योजना कौन सी है जिसे राज्य की पहली नदी घाटी योजना माना गया है, तो कोसी मेची नदी जोड़ योजना, ठीक है, कोसी मेची नदी जोड़ योजना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन अभी देख लेते हैं हम लोग। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। बिहार के उत्तरी मैदान के खंड को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली नदी, उत्तरी मैदान खंड को दो बराबर भागों में जो विभाजित करता है वो है बागमती नदी, ठीक है, ठीक है। और अब आ गया परिवहन से रिलेटेड, ठीक है। बिहार में परिवहन एवं संचार, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर देश में बिहार का स्थान 8वां स्थान है, ठीक है। टोटल सड़कों की कुल लंबाई और पक्की सड़कों का अगर इसी में बात करें, पक्की सड़कों में देश में 10वां, वैसे अगर सिर्फ सड़क दिया है तो 8वां। सड़क घनत्व में तीसरा, सड़क घनत्व मतलब राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से कितना मैक्सिमम प्रतिशत भूमि पे सड़क है, तो उसमें तीसरे स्थान पर बिहार आता है। सड़क घनत्व तीसरा, सड़क के आधार लंबाई के आधार पे 8वां, पक्की सड़क के आधार पे 10वां। ये सब थोड़ा एक दो बार देख लीजिए, खुद याद हो जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग 6,132 किलोमीटर, 6,132 किलोमीटर, तथा राज्य राजमार्ग 3,638 किलोमीटर। ध्यान रखने वाली बात है, रख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। बिहार का सबसे लंबा और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे लंबा NH-31, सबसे लंबा राजमार्ग बिहार का NH-31 404 किलोमीटर, और सबसे छोटा NH-727 का 4.5 किलोमीटर। बताइए क्या दिन आ गया, NH-31 404, NH-727A 4.5 किलोमीटर। बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है तथा किसमें न्यूनतम है, ठीक है। सिंपल सा बात है, राजधानी है पटना, तो सबसे अधिक राजमार्ग वहीं पे। आप लोग अगर एग्जाम में पूछ दिया तो सोचिएगा, क्या सोचिएगा, यही सोचिएगा कि राजधानी में सबसे ज्यादा लंबाई होगा। न्यूनतम लंबाई कहाँ होगा, शिवहर में 22 किलोमीटर, ठीक, ठीक। बिहार का प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था, प्रथम रेल मार्ग जो है ना वो 1862 में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी द्वारा। कलकत्ता से इलाहाबाद लाइन। रेल नेटवर्क में बिहार देश का 8वां स्थान है, ध्यान रखिएगा, देश में 8वां स्थान है बिहार का। तो बहुत बड़ा बात नहीं है, पर ठीक है बिहार के हिसाब से। बिहार राज्य में स्थित एकमात्र रेलवे जोन, पूर्व मध्य जोन, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, मुख्यालय हाजीपुर, स्थापना 1 अक्टूबर 2002। और बताइएगा किस किस नेता का अहम योगदान था इसमें, कि ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो हाजीपुर में बना, आखिर किस नेता ने इसके बहुत उनका योगदान माना जाता है, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल आते हैं, ठीक है, चलिए ठीक नहीं होगा। बिहार का पहला अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ISBT बैरिया पटना, ठीक है। ये अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल है, ठीक है। कब चालू हुआ था, 18 सितंबर 2020 को। अब तो नहीं पूछा करंट वगैरह में, ठीक है, बस ये ध्यान है पहला कौन था। इसका कभी कभी लोगों को बैरिया पटना याद रहता है, ठीक है, पूरा नाम नहीं याद रहता। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ISBT इंटरनेशनल बस टर्मिनल, इंटरनेशनल बस टर्मिनल। पटना स्थित जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब मिला, पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा 2008 ईस्वी में मिला, ठीक। बिहटा एयरपोर्ट के नए सिविल एनवेलन टर्मिनल की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा कब रखी गई, 29 मई 2025 को। 29 मई 2025 को बिहटा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का या टर्मिनल का आधारशिला रखे कौन, प्रधानमंत्री, महामहिम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था तथा इसकी कुल लंबाई कितनी थी,
तो पटना रेल परियोजना का शिलान्यास जो हुआ था वो 17 फरवरी 2019 को हुआ था। कुल स्वीकृत लंबाई जो है वो 32.50 किलोमीटर था। बिहार में प्रथम आकाशवाणी केंद्र और दूरदर्शन केंद्र की शुरुआत कब हुई? आकाशवाणी केंद्र जो आप लोग रेडियो सुनते हैं, आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र, आकाशवाणी के पटना केंद्र और दूरदर्शन केंद्र की स्थापना। तो आकाशवाणी केंद्र 26 जनवरी 1948 को पटना में, प्रथम दूरदर्शन केंद्र 14 जून 1978 को मुजफ्फरपुर में। 14 जून 1900 मुजफ्फरपुर, दूरदर्शन केंद्र पटना, आकाशवाणी केंद्र। ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? सिंचित क्षेत्र 56.98, जिसको लगभग 57 भी आपको मिल सकता है कहीं कहीं देखने में। ठीक है। मुख्य साधन नलकूप है, इसके पश्चात नहरें हैं। ठीक है। बिहार राज्य का सर्वाधिक सिंचित जिला तथा न्यूनतम सिंचित जिला क्रमशः कौन सा है? सर्वाधिक सिंचित जहाँ कोई कमी नहीं पानी उनी का। ठीक है, रोहतास। न्यूनतम सिंचित जिला शिवहर है। बिहार की सबसे पहली आधुनिक सिंचाई परियोजना एवं बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो सबसे पहली आधुनिक सिंचाई परियोजना एवं बहुउद्देशीय ये सोन परियोजना है। कौन सा? सोन परियोजना। ठीक ठीक। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? कार्यरत है। ठीक है, ये गंडक परियोजना है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। ठीक है। और ये यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना है। कैसा परियोजना है? संयुक्त परियोजना। बिहार एवं नेपाल देश की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई थी? कोसी परियोजना। ठीक है, बिहार नेपाल का संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। ठीक है, बिहार की अर्थव्यवस्था दिखा रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद, ये जो है ना डाटा 23-24, यही डाटा अभी लेटेस्ट डाटा है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी तो 2026 चल रहा है, 23 ये 23-24 जो है यही लेटेस्ट डाटा जो है अभी यही चल रहा है। ठीक है, ठीक है। 2023-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान और स्थिर मूल्यों पर कितना दर्ज किया गया है? वर्तमान मूल्य 8,54,429 करोड़ और स्थिर मूल्य 4,64,540 करोड़। डाटा बेस्ड क्वेश्चन ये आप लोगों को पूछेगा। ठीक है, इसे आपको एक दो बार और पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? प्राथमिक क्षेत्र 19.9 और लगभग 20, द्वितीय क्षेत्र 21.5 और सबसे अधिक सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र। ठीक है। बिहार के में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? वर्तमान मूल्य पर वो इसमें शीर्ष व निम्न जिला कौन सा? सबसे पहली बात तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो 66,828 रुपया है। ठीक है। और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है, राजधानी है पटना, वहाँ अमीर अमीर आदमी रहते होंगे। बेचारा सबसे कम वाला शिवहर, बताइए, यहाँ एनएच भी कम है और भी कुछ कुछ कम है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है शिवहर के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, सबका टाइम आता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि शिवहर का टाइम आएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में आर्थिक प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा का कितना प्रतिशत, जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा राजकोषीय घाटा? तो जीएसडीपी का 4.2% रहा। ठीक। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा बिजली की खपत कितनी यूनिट दर्ज की गई है? 363 किलोवाट। ठीक है। सर्वाधिक पेट्रोल डीजल रसोई गैस खपत करने वाला जिला जो है ना वो पटना है, ये अलग से एक दिया हुआ। ठीक है, पटना ही होगा जनरली, क्या ही होगा, राजधानी पटना है तो। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बिहार में कुल श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत है? श्रम शक्ति सहभागिता दर 55%, पुरुष 78.5, महिलाएं 32। बिहार में कुल बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत? कुल बेरोजगारी दर मात्र 3%। वाह। राज्य में कुल प्रजनन दर 3% है। जन्मकालीन जीवन संभाव्य औसत आयु जो होता है जन्म के अकॉर्डिंग वो 69.5 वर्ष बिहार में। ठीक है। बिहार में शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर प्रति हजार के आंकड़ा के, शिशु मृत्यु दर 27, बाल मृत्यु दर 6.9 और नवजात मृत्यु दर 21। ये पर हजार में है। जैसे शिशु मृत्यु दर 27 है ना, इसका मतलब कि 1,000 पे 27 का मौत हो रहा है। ठीक है। बिहार में वर्तमान में शहरीकरण की दर कितनी है? सर्वाधिक और न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला, शहरीकरण की वर्तमान दर 17.1, सर्वाधिक शहरीकरण जिला पटना, हाँ, न्यूनतम शहरीकरण जिला समस्तीपुर। बताइए, समस्तीपुर मेरा जिला, मात्र 3.5% शहरीकरण। कोई बात नहीं,
मनरेगा के तहत बिहार के सर्वाधिक जॉब कार्ड धारक के शीर्ष 3 जिले पूर्वी चंपारण 7.4, फिर मेरा जिला आ गया 2 पे समस्तीपुर 7 लाख, वाह। गया जी 6.6 लाख। मनरेगा रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 54.3% है। कितना है? 54.3। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? देश में कौन सा स्थान है? कुल जनसंख्या 10,40,99,452, ठीक है। और ये देश की जनसंख्या का 8.60% है। जनसंख्या के मामले में बिहार देश का तीसरा राज्य है। कौन सा? तीसरा। यहाँ पे देख सकते हैं आबादी में पुरुष जो है ना वो 5.43 करोड़, महिलाएं जो है 4.98 करोड़ है। 2011 में बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज हुआ, जो कि भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है? तो जो जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला जगह शिवहर, बताइए बेटा। शिवहर के पास एक तो हर चीज में पीछे है और सबसे कम जगह में सबसे अधिक लोग, इसी को जनसंख्या बोलते हैं। उसमें शिवहर आगे चला गया। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 488 आदमी, और शिवहर में देखिए 1880 आदमी। 11 जनगणना अनुसार बिहार का लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात 918 है, यानी कि 1000 पुरुष पे 918 महिलाएं, यानी कि 72 पुरुष विथ जीरो स्कोप, ओके। एंड शिशु लिंगानुपात 935 है, यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे 1000 लड़कों पे 935 बच्चे हैं, मतलब 1000 मेल चाइल्ड पे 935 गर्ल्स चाइल्ड, ओके ओके। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज। ये देखिए गोपालगंज में 10 से 21 है, 10 से 21 है, यानी कि 1000 लड़का पे 10 से 21 लड़की। गोपालगंज। गोपाल किसको कहते हैं? कृष्ण जी को शायद कहते हैं, ठीक है, तो उससे याद रखिएगा। गोपालगंज। एक वहां पे लड़कियां ज्यादा, यानी कि 10 और 21। और न्यूनतम लिंगानुपात का मुंगेर, मुंगेर 876, यानी कि 1000 लड़कों पे 876 लड़कियां मात्र। क्यों? क्योंकि मुंबई थोड़ा सा वो बदनाम जिला है, तो वहाँ पे लड़कियां कम रहती होगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज 971, सर्वाधिक शिशु की, यानी कि वो 0 से 6 वाला, ठीक है। किशनगंज में 976। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, सभी प्रश्न की भांति ये रहा। कहाँ चला गया? 2001 से 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई? दशकीय वृद्धि दर, यानी पिछले जनगणना से इस जनगणना में जो है सबसे टोटल तो भाई जो बात है 25.42% दर्ज किया गया ओवरऑल पूरा बिहार का। सबसे अधिक अगर जिला वाइज बात करें तो मधेपुरा 31.12, और न्यूनतम का बात करें तो गोपालगंज। गोपालगंज में क्या था? लिंगानुपात सबसे अधिक था, पुरुष से अधिक महिलाएं रहती थी। कहाँ? गोपालगंज में। और कुछ इस और कोई डाउट हो आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ सुझाव देना हो या कोई शिकायत करना हो, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये पूछा है बिहार का कुल साक्षरता दर, कुल साक्षरता 61.8 है, वेरी वेरी लो, ठीक है, बहुत कम है। पुरुष साक्षरता 71.2, तो महिला साक्षरता 51.5%। और हमको लगता है कि इस बार सेंसस हो जाए उसमें महिलाएं लगभग लगभग पुरुष के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो पिछले 15 साल में बहुत महिलाओं के एजुकेशन में बहुत वृद्धि हुई है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला और न्यूनतम साक्षरता वाला, सर्वाधिक साक्षरता रोहतास, रोहतास। और न्यूनतम साक्षरता जिला पूर्णिया। पूर्णिया के सांसद का नाम बताइएगा आप लोग, जो भी बिहार से है, ठीक है। ये सब देख लीजिए। पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में है। सर्वाधिक साक्षर भी रोहतास, सर्वाधिक महिला साक्षरता भी रोहतास, लेकिन महिलाओं में न्यूनतम कहाँ पे है? तो वो सहरसा है, ठीक है। तो जो भी कारण हो, सहरसा में बहुत कम महिलाएं पढ़ी लिखी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, अनुसूचित जाति 15.91, लगभग 16%, अनुसूचित जाति 1.3। सर्वाधिक 80% वाला जिला जो है ना वो गया, गया में 30% SC है। यहाँ के जीतन राम मांझी जी कहाँ के? गया, नया नाम गया जी। सर्वाधिक ST प्रतिशत वाला जिला पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ST सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है। सबसे अधिक SC गया जी। बढ़ते हम लोग कुछ मिसलेनियस सवाल की तरफ, ठीक है। बहुत सवाल बचा हुआ है अभी। ये कुछ
इसको आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ। बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। वाल्मीकि हो गया, जो कि पश्चिम चंपारण जिला बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया जी, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, भीम बांध वन्य जीव मुंगेर, कांवर झील वन्य जीव बेगूसराय जिला। बिहार का पहला रामसर स्थल 2020 में बना था, ध्यान रखें, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील, ठीक है। वर्तमान में राज्य में कुल 6 रामसर स्थल है, कौन कौन? 6। कांवर, नकटी, नागी, उदयपुर, गोगबिल और गोकुल जलाशय। फिर से बोलिए, कांवर, नकटी, नागी, उदयपुर, गोरीबिल और गोकुल जलाशय। फिर से बोलिए, कांवर, नकटी, नागी, उदयपुर, गोरीबिल और गोकुल जलाशय। पंत वन्य प्राणी अभयारण्य राजगीर नालंदा, पंत वन्य प्राणी अभयारण्य राजगीर नालंदा। कुशेश्वर स्थान पक्षी बिहार, कुशेश्वर स्थान पक्षी बिहार दरभंगा में, ठीक है। गोगबिल पक्षी बिहार कटिहार, कहाँ पे? गोगबिल पक्षी बिहार कटिहार। और बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में, ठीक है। और नागी नकटी पक्षी विहार जम्मू में, नागी नकटी पक्षी विहार जम्मू। तो ये सब बार बार देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ है नहीं कि मतलब एक ही बार में याद हो जाए आपको, और पूरा याद होगा भी नहीं, बस आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें होनी चाहिए। कभी आप ऑप्शन देखो तो आप एलिमिनेट कर पाए आसानी से, ठीक है। बस इतना ही। हरि हरिया बारा हिरन पार्क अररिया, ठीक है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात भी देख लीजिए। ककोला काकोलत जलप्रपात नवादा जिला, तेलहर कुंड कैमूर जिला, करकट कैमूर जिला। और इसके बारे में काकोलत के बारे में एक देख लीजिए। बिहार का सबसे लोकप्रिय ठंडे पानी का प्राकृतिक जलप्रपात है, प्राकृतिक जलप्रपात है, ठीक है। दुर्गावती रोहतास, तितलू भवानी रोहतास, कर्मनाथा जलप्रपात बक्सर, धुआं कुंडा और मंझर कुंड सासाराम। और जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर जिला, जियार कुंड भोजपुर जिला। कहाँ पे थे? जियार कुंड भोजपुर जिला। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अब। बिहार के प्रमुख पावर स्टेशन, ये भी जाना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है, मानिए चाहे नहीं मानिए। बरौनी ताप विद्युत केंद्र, ये बेगूसराय जिला में है, सोवियत रूस संघ ने 1964 में स्थापित हुआ था। कांटी ताप विद्युत केंद्र मुजफ्फरपुर। बाढ़, बाढ़ तो पटना जिला में पड़ता है। कहलगांव सुपर थर्मल कहलगांव भागलपुर। नवीनगर ताप विद्युत केंद्र औरंगाबाद। और बक्सर थर्मल पावर प्लांट ये चौसा में पड़ता है, जो कि बक्सर जिला ही नाम में ही लगा, बक्सर थर्मल पावर, ठीक है। अब कुछ प्रमुख लोक कलाएं लोक नाट्य देख लेते हैं बिहार का। लोक नाट्य डोमकच, डोमकच, विदेशिया, जाट जाटिन, कीर्तनिया, सामा चकेवा, ठीक है। प्रसिद्ध चित्रकला मधुबनी चित्रकला जो कि वर्ल्ड फेमस है। मंजूषा शैली, जादोपटिया चित्रकला, थांका चित्रकला, सांची कला। बरौनी तेल शोधक कारखाना, बरौनी तेल से इसके मुझे तो सहयोग से बेगूसराय में किया गया। ये कुछ हमको लगता है कुछ अलग आ गई, तो पहले पढ़ चुके हैं सर। पादरी की हवेली, पटना में से दिया गया सबसे प्राचीन चर्च, सबसे प्राचीन चर्च कौन था? पादरी की हवेली। इसके अलावा और कुछ जो मिसलेनियस टाइप के वन लाइनर है उसको देख लेते हैं। आपको मैक्सिमम पार्ट जो है उसका, वो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा उसका हम एक कलेक्शन बना के आप लोगों का पूरा बुक खत्म करवाएंगे, ठीक है। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बिहार की पहली हिंदी समाचार पत्र कौन सा था और इसका प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? बिहार बंधु 1872, प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1872। प्रथम पहला अंग्रेजी क्या होगा? द बिहार हेराल्ड, ठीक है, 1875, गुरु प्रसाद सिंह द्वारा। सर्चलाइट अखबार के संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे। बस ये चीजें हैं जो आपको बार बार पढ़नी है, ठीक है। बिहार के आधुनिक शिक्षा के तहत प्रथम जिला स्कूल पटना कॉलेज और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रथम जिला स्कूल, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, तीन चीज दिया है। प्रथम जिला स्कूल पटना हाई स्कूल 1835 में हुई। पटना कॉलेज 1863, बीएन कॉलेज 1889 तथा पटना बीएन कॉलेज के बारे में भी दे दिया 1889, ठीक है। क्वेश्चन में बीएन कॉलेज नहीं था, बट ध्यान रखिए, पटना कॉलेज 1863, बीएन कॉलेज 1889, जिला स्कूल 1835 और पटना विश्वविद्यालय जो है 1917 में स्थापित हुआ। पीएमसीएच की स्थापना 1925, पीएमसीएच की स्थापना 1925 तथा साइंस कॉलेज की स्थापना 1927 में हुई। पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में हुई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ओह, क्या हो जाता है। हाँ, पटना स्थित ऐतिहासिक गोलघर का निर्माण अनाज भंडारण के लिए कब और किसने करवाया था? ब्रिटिश कैप्टन जॉन गास्टिन द्वारा 20 जुलाई 1786 को
गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, ठीक है। पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान 1948 में किया गया, ठीक है। यह विश्व की सबसे ऊंची महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण 15 फरवरी 2013 को किया गया था। गांधी स्मारक संग्रहालय की स्थापना 1967 में हुई थी। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु की कुल लंबाई कितनी है और यह कब खुला? कुल लंबाई जो है ये 5.757 है, ये 1982 में उद्घाटन हुआ था, ठीक है। एक समय पर ये एशिया का सबसे बड़ा पुल हुआ करता था, अभी नहीं। सदाकत आश्रम और बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा किस वर्ष की गई? इसका स्थापना जब वो असहयोग आंदोलन के दौरान 6 फरवरी 1921 के मजहरुल हक के सहयोग से। बिहार में स्थित दो यूनेस्को विश्व धरोहर, एक महाबोधि मंदिर समूह बोधगया एवं नालंदा महाबिहार के पुरातात्विक अवशेष। इसे 2016 में शामिल किया गया, महाबोधि मंदिर को 2002 में। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का प्राथमिक जी नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? ये दिया हुआ कुमार गुप्त ने, ये एक्स्ट्रा जानकारी दिया हुआ। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय के का अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। महाबोधि मंदिर का मूल निर्माण सम्राट अशोक द्वारा लगभग 260 ईस्वी में करवाया गया था, ठीक है। तो यही सब है। और मशहूर बॉलीवुड अभिनेता अशोक कुमार असली नाम कुमुद लाल गांगुली का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो भागलपुर जिले में हुआ था, ठीक है। और इन्हें ये जो अशोक कुमार है इनको 1988 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो भागलपुर जिला को बिहार का सिल्क सिटी भी कहा जाता है। बिहार का पहला पूर्ण बजटीय प्रतिवेदन आजाद भारत में किसने लॉन्च किया था? ये बिहार के पहले वित्त मंत्री जो थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी ने 1946-47 के लिए किया था। राज्य का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में तथा पहला हरित बजट 2020-21 में प्रस्तुत किया गया। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ और अब तक कुल कितनी बार? अब तक 8 बार, ठीक है। और फर्स्ट बार 29 जून 1969 को, 29 जून 1969 को। उसमें मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। बिहार सरकार द्वारा संपूर्ण राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून किस ऐतिहासिक तिथि? तो ये 5 अप्रैल 2016 को, ठीक है। बिहार गौरव सम्मान देने की शुरुआत 2009 में की गई थी। बिहार में पहली आधुनिक चीनी मिल की स्थापना 1904 में। सारण जिला बिहार राज्य विद्युत विद्युत बोर्ड की स्थापना 1958 में हुई थी। ये सब चीज आपको बार बार पढ़ के ध्यान में रखना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लगता है पटना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर स्मारक कहाँ स्थित है तथा इसका उद्घाटन कब हुआ? गर्दनी बाग पटना में, ठीक है। बापू टावर, इसका उद्घाटन 2 अप्रैल अक्टूबर 2024 को किया गया। राजगीर में प्रथम नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज का उद्घाटन 26 मार्च 2021 को होगा। राजगीर में जूट सफारी 16 फरवरी 2022 को। राजगीर खेल परिसर व खेल विश्वविद्यालय का स्थापना 29 अगस्त 2024 को होगी। ये सारा पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। पूरा अच्छे से इसको एक प्रश्न में यहाँ 3-4 एक्स्ट्रा चीजें दिया हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? इसका प्रथम अध्यक्ष, तो इसका जो गठन है ना वो 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजनधारी सिन्हा, श्री राजनधारी सिन्हा, ठीक है। और इसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग का गठन कब हुआ? इसका गठन 10 अक्टूबर 2010 को हुआ। और बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग का गठन 1999 में हुआ, ठीक है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सर्वांगीण विकास के लिए शुरू की गई समृद्धि यात्रा का प्रथम चरण की शुरुआत कहाँ से हुई? समृद्धि यात्रा का प्रथम चरण 16 जनवरी 2026 से पश्चिम चंपारण के बेतिया जिले से शुरू की गई। न्याय यात्रा 22 जुलाई 2005 से, तब प्रगति यात्रा 23 दिसंबर 2024 से शुरू की गई, ठीक है। 7 निश्चय योजना की शुरुआत 2015 में हुई और अभी 7 निश्चय 3 चल रहा है। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ। इस चैप्टर में हो सकता है थोड़ा वॉइस इशू आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि मैं ईयरबड्स लगा के उसे लैपटॉप से कनेक्ट करना भूल गया था, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट एडजस्ट कर लीजिए इस लेक्चर पर। अगले लेक्चर से मिलते हैं और अच्छे कंटेंट के साथ। और अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो है बिहार का इतिहास, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।